तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं आरजीपीवी बीटेक 4 सेमेस्टर सीएसई ब्रांच का काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, जिसे हम लोग शॉर्ट में यूआई कहते हैं। तो ये वन शॉट वीडियो होने वाला है, जिस वन शॉट वीडियो के अंदर हम लोग टॉप 8 ऐसे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को जानेंगे, जो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसका जो नोट्स है वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो सारी चीजें आपको मिलेंगी इसी वीडियो के अंदर, बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करना है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड मैं कर सकूं आप लोग के लिए, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, क्योंकि जो भी नोट्स वगैरह है, जो भी अपडेट है, सारी चीजें आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही प्रोवाइड कराई जाएंगी। व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक आपको मिल रहा होगा, आप वहां पे जुड़ जाइएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके इंटरफेस पे नजर आ रहा है, जिसमें कह रहा है कि एक्सप्लेन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, एंड डिस्कस द फंक्शन ऑफ सीपीयू, मेमोरी यूनिट, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट एंड द सिस्टम बस विद अ नेट ब्लॉक डायग्राम। यानी ये सारी चीजें क्या है, इनको हमें डिफाइन करना है ब्लॉक डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो बारी बारी से हम एक एक लाइन को समझते हैं। वीडियो क्वालिटी को थोड़ा सा आप इंक्रीज करिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है इंक्रीज करना, क्योंकि थोड़ी सी चीजें हो सकती है कि आपको ब्लर दिखाई दे रही हो, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर इज डिजाइन टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ इनपुट प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड आउटपुट ऑफ डेटा। यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है कंप्यूटर का, वो डिजाइन होता है परफॉर्म करने के लिए जो भी आपके ऑपरेशंस होते हैं इनपुट के, प्रोसेसिंग के, और जो भी स्टोरेज एंड आउटपुट होता है डेटा का, उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसे के अंदर कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द 5 मेजर फंक्शनल यूनिट। यानी जो कंप्यूटर सिस्टम है वो 5 फंक्शनल यूनिट को कैरी करता है। वो 5 फंक्शनल यूनिट क्या है? पहला आपका आता है सीपीयू, जिसे हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। दूसरा होता है आपका मेमोरी यूनिट। तीसरा हमारा है इनपुट यूनिट। चौथा हमारा आउटपुट यूनिट। और लास्ट हमारा है सिस्टम बस, जिसे हम लोग इंटरकनेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम आपको देखने को मिल रहा होगा। आप इस ब्लॉक डायग्राम को प्रॉपर नेट एंड क्लीन आपको बनाना है, ठीक है। सबसे मिडिल में आपको सीपीयू देना है, जिसके अंदर आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट रहता है। उसके नीचे आपका रजिस्टर होता है। इसको क्लोज करके यहाँ पे आपका इनपुट रहेगा, जहां से हम इनपुट देंगे, और इसके अकॉर्डिंग पॉइंट इसके अंदर लिखे गए हैं, ठीक है। आउटपुट यूनिट आपको पता ही है आउटपुट यूनिट क्या होता है। नीचे आपका मेमोरी यूनिट रहेगा, जो कि डेटा को स्टोर करेगा। और उसके बाद ये कनेक्ट रहेगा सिस्टम बस से। अब सिस्टम बस 3 प्रकार की चीजों को कैरी करता है: एड्रेस बस को, डेटा बस को, और कंट्रोल बस को। एड्रेस बस जो होता है वो फ्रॉम सीपीयू टू मेमोरी इनपुट आउटपुट, and it carries data and instruction between the CPU, memory and input output, ठीक है। and it carries the control signal, write, interrupt and among all the units, okay। अब यहाँ पे दूसरा हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम लोग सीपीयू कहते हैं। तो सीपीयू इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। यानी आपको पता है कि जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है वो क्या होता है? सीपीयू होता है। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एंड इट परफॉर्म्स ऑल द प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ ऑल अदर यूनिट्स। यानी मतलब क्या कि ये सारे जो प्रोसेसिंग होते हैं और जो कंट्रोल होता है ऑपरेशन का, वो सारी चीजों को यही जो है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये कंसिस्ट करता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को, कंट्रोल यूनिट को, रजिस्टर को। और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में जो भी हमें जो हमें कह सकते हैं कि ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, या फिर कोई लॉजिकल ऑपरेशंस, एंड और नॉट, एक्सऑर, ये सारी चीजें हम एलयू के अंदर ही कहते हैं। और कंट्रोल यूनिट जो है वो कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है सारे ऑपरेशंस को इन द कंप्यूटर। एंड ये फेच करता है इंस्ट्रक्शन को, डिकोड करता है जो भी आपका डायरेक्ट फ्लो होता है डेटा उसको, ठीक है। रजिस्टर आपका स्मॉल हाई स्पीड स्टोरेज लोकेशन इनसाइड द सीपीयू, यूज्ड टू स्टोर डेटा, एड्रेस एंड द इंस्ट्रक्शन टेम्पररली, ओके। अब यहाँ पे मेमोरी यूनिट की बात करें तो मेमोरी यूनिट स्टोर डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड रिजल्ट आइदर टेम्पररली और परमानेंट। यानी यहाँ पे कह रहा है कि जो मेमोरी यूनिट होता है वो डेटा को स्टोर करता है और रिजल्ट को स्टोर करता है। जो आपका डेटा रिजल्ट या तो आपका टेम्पररी स्टोर होता है या फिर परमानेंट स्टोर होता है, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं। पहला आपका होता है प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम लोग मेन मेमोरी कहते हैं, जिसके अंदर दो चीजें होती है, रैम होता है, रोम होता है। सेकेंडरी मेमोरी जो कि ऑक्सिलरी मेमोरी कहलाता है, जिसके अंदर हार्ड डिस्क, एसएसडी, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये सारी चीजें होती हैं। एंड इट सप्लाइज द डेटा इंस्ट्रक्शन टू सीपीयू व्हेनेवर रिक्वायर्ड। यानी जब चीजों की जरूरत पड़ती है तब इस चीज को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। इनपुट यूनिट क्या होता है? वो चीजें जो इनपुट प्रोवाइड करती है वही इनपुट यूनिट होता है। आपके पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, सारे इनपुट यूनिट यहाँ पे लिख रहे होंगे। आउटपुट यूनिट क्या होता है आपको पता ही है, जो हमें फाइनल स्क्रीन पे देखने को मिलता है। और सिस्टम बस इंटरकनेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो कह रहा है कि जो सिस्टम बस होता है इज अ कम्युनिकेशन पाथवे दैट इंटरकनेक्ट सीपीयू, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। यानी जो सिस्टम बस होता है वो आपका एक कम्युनिकेशन पाथवे होता है, जो
इंटरकनेक्ट करता है सीपीयू को, मेमोरी को और इनपुट आउटपुट सर्विसेज को, और ये कंसिस्ट करता है 3 टाइप के बसेस को, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। एड्रेस बस क्या कैरी करता है, डेटा बस और कंट्रोल बस, सारी चीजें दी गई हैं और लास्ट में आपका समरी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है एक्सप्लेन इंस्ट्रक्शन साइकिल, यानी इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है, एंड डिस्कस फेच साइकिल, डिकोड साइकिल, एग्जीक्यूट साइकिल, इंटरप्ट साइकिल एंड द रोल ऑफ प्रोग्राम काउंटर एंड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, ये सारी चीजें हमें इस क्वेश्चन के अंदर देखनी है। तो पहला हमारा इंट्रोडक्शन है इंस्ट्रक्शन साइकिल का। कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन साइकिल इज द प्रोसेस कैरी आउट बाय द सीपीयू टू एग्जीक्यूट ईच इंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोग्राम। यानी जो इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है वो एक प्रकार का प्रोसेस होता है जो कैरी होता है सीपीयू के द्वारा, जो एग्जीक्यूट करता है हर एक इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम के। ठीक है, एंड इट इज रिपीटेटिव साइकिल कंसिस्टिंग ऑफ 4 मेन फेज, यानी ये आपका रिपीटेटिव साइकिल है जो कंसिस्ट करता है 4 मेन फेजेस को, जिसके अंदर सबसे पहला फेज आपका आता है फेज साइकिल, दूसरा है डिकोड साइकिल, तीसरा एग्जीक्यूट साइकिल, चौथा आपका इंटरप्ट साइकिल। और ये आपके सामने साइकिल दिख रहे होंगे, इस साइकिल को आपको जरूरी से बनाना है। ठीक है, फेजेस की बात करें इंस्ट्रक्शन साइकिल की, तो एफसी जो होता है आपका फेज साइकिल, जिसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, और इसके मेन माइक्रो ऑपरेशंस आपके सामने यहाँ दिए गए हैं, कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। देखिए ये सारे फिगर डायग्राम्स बहुत जरूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको मिस नहीं करना है। ठीक है ना। डिकोड साइकिल डीसी की हम बात करें तो ये डिकोड करता है इंस्ट्रक्शन को इन द आईआर, दैट मीन्स इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एंड ये डिटरमाइन करता है ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड एंड द ऑपरेंड रिक्वायर्ड। ये सारी चीजों को ये क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है, और यहाँ पे इसके मेन माइक्रो ऑपरेशंस दिए गए हैं। एग्जीक्यूट साइकिल की बात करें तो ये परफॉर्म करता है ऑपरेशन को जो स्पेसिफाइड होते हैं बाय द इंस्ट्रक्शन, एंड ये स्टोर करता है रिजल्ट को इन रजिस्टर और मेमोरी जो रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, और इसका जो फॉर्मेशन है यहाँ पे दिया गया है, और इंटरप्ट साइकिल का भी पूरा फॉर्मेशन आपके सामने मेंशन है। रोल की बात करें पीसीएन ईआर की, यानी जो आपका प्रोग्राम काउंटर जो होता है और जो आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है उसका रोल क्या है, तो ये आपका जो है वो एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कैरी करता है, और ये होल्ड करता है करंट इंस्ट्रक्शन को। ठीक है, और इसके सारे पॉइंट्स आपके सामने दिए गए हैं। ओके, माइक्रो ऑपरेशंस फ्लो डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे आपको एक फ्लो डायग्राम दिया है, जिस फ्लो डायग्राम को आपको बनाना जरूरी है। पहला आपका पीसी है, उसके बाद एमएआर, फिर आपका मेमोरी, फिर यहाँ पे आपका कंट्रोल यूनिट है, और ये सारी चीजें कनेक्टिविटी यहाँ पे दर्शा रही है एमडीआर से, जो कि मेमोरी डेटा रजिस्टर होता है, ये आपका आईआर होता है, और ये आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। क्लियर है। समरी टेबल दिया गया है, फेच साइकिल का एक समरी टेबल, इसका पर्पस दिया गया है। पर्पस क्या है, तो इसका यूज होता है फेच करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन आते हैं मेमोरी से उनको, और डिकोड साइकिल जो है वो डिकोड करता है इंस्ट्रक्शन को, और जो भी आपके ऑपरेंड होते हैं उनको गेट करता है। एग्जीक्यूट साइकिल एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन को। इंटरप्ट साइकिल जो है वो हैंडल करता है इंटरप्ट रिक्वेस्ट को। ठीक है, और इसके की पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए दिए गए हैं जिनको लिखना है। टाइप ऑफ इंटरप्ट की बात करें तो आपका हार्डवेयर इंटरप्ट आता है जो जनरेट होता है बाय द इनपुट आउटपुट डिवाइस और हार्डवेयर सिग्नल, और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जो जनरेट होता है एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन के द्वारा। इंटरनल इंटरप्ट जो होता है वो जनरेट करता होता है ड्यू टू द इंटरनल इवेंट। ओके, अब यहाँ पे फ्लो कंट्रोल इसका दिया हुआ है, और लास्ट में आपका की टेक पे दिया है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है एक्सप्लेन मेमोरी हायरार्की, यानी मेमोरी हायरार्की क्या होता है, एंड डिस्कस रजिस्टर, कैशे मेमोरी, मेन मेमोरी एंड द सेकेंडरी मेमोरी विद द नेट डायग्राम एंड कंपैरिजन। ओके, यानी डायग्राम के साथ कंपैरिजन भी करना है हमें। ठीक है, तो मेमोरी क्या है वो तो आपको पता ही है। तो मेमोरी हायरार्की की हम बात करते हैं तो मेमोरी हायरार्की इज अ स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ स्टोरेज डिवाइस इन अ कंप्यूटर सिस्टम। यानी जो मेमोरी हायरार्की है वो एक प्रकार का स्ट्रक्चर्ड अरेंजमेंट है जो स्टोरेज डिवाइस होता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर उनका, and it is designed to achieve the best combination of high speed, large capacity and low cost। यानी ये क्या करता है, ये डिजाइंड होता है जिससे कि हम अचीव कर पाए एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन को, जिससे कि मेमोरी का स्पीड जो है वो हाई रहे, कैपेसिटी ज्यादा हो, और हमारा कॉस्ट भी क्या हो, कम लगे। ठीक है, एंड एज वी मूव डाउन द हायरार्की स्पीड एड्रेस डिक्रीज एंड कैपेसिटी इंक्रीज, द कॉस्ट पर बिट डिक्रीज। ठीक है, यानी मतलब क्या कि अगर हम ज्यादा हाई कैपेसिटी कैरी करेंगे तो थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ेगा, तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखने वाली है। ठीक है, इसका गोल भी दिया गया है। मेन आपका ये है मेमोरी हायरार्की डायग्राम, जिसमें सबसे पहले आपका रजिस्टर है, सेकंड में आपका कैशे मेमोरी आता है, उसके बाद आपका मेन मेमोरी आता है, देन आपका सेकेंडरी मेमोरी, जहाँ पे ये सारी चीजें रहती हैं। और ये प्रॉपर आपका जो एरो के अकॉर्डिंग चीजें दिखाई गई हैं वो सारे आपको एरो के साथ चीजों को डिफाइन करना है। ठीक है ना। कंपैरिजन की बात करें, कंपैरिजन दिया गया, जैसे रजिस्टर की बात करें तो इसका लोकेशन ये सीपीयू के अंदर होता है, ये आपका बिटवीन होता है सीपीयू एंड मेन मेमोरी। मेन मेमोरी जो है वो होता है ऑन द मदरबोर्ड, यानी मदरबोर्ड के ऊपर रहता है। सेकेंडरी मेमोरी आपका आउटसाइड होता है मदरबोर्ड के। ठीक है, स्पीड की बात करें तो इसका स्पीड काफी हाई होता है, इसका हाई होता है, इसका मीडियम, इसका लो। कैपेसिटी की बात करें काफी कम कैपेसिटी होता है, इसका स्मॉल, इसका लार्ज, इसका काफी ज्यादा। ठीक है, और हम कॉस्ट पर बिट की बात करें तो काफी ज्यादा हाई होता है,
इसका हाई होता है, इसका मीडियम, इसका लो होता है, ठीक है। किसके द्वारा एक्सेस होता है, तो ये डायरेक्ट एक्सेस होता है सीपीयू के द्वारा, ये भी डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट होता है विया द इनपुट आउटपुट। ओके, डिटेल इच लेवल दिया गया, जैसे रजिस्टर का पूरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया, हर पॉइंट में 4-4 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे। कैचे मेमोरी के अंदर भी 4 पॉइंट दिए गए हैं और इसके अंदर भी 4-4 पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें मेमोरी हायरार्की की, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आपका है स्पीड का, यानी अपर लेवल आर फास्टर देन लोअर लेवल, यानी जो अपर लेवल होता है वो फास्टेस्ट है एज कम्पेयर टू द लोअर लेवल। कैपेसिटी की बात करें तो लोअर लेवल का जो कैपेसिटी है वो लार्जर है अकॉर्डिंग टू द स्मॉलर जो आपका लोअर लेवल सॉरी जो हायर लेवल है। कॉस्ट पर बिट की बात करें तो अपर लेवल आर मोर एक्सपेंसिव पर बिट, यानी जो अपर लेवल का है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। एक्सेस टाइम की बात करें, जो एक्सेस टाइम होगा वो इंक्रीज होगा एज वी मूव डाउन द हायरार्की। एंड पर्पस की बात करें तो बैलेंस द परफॉर्मेंस एंड द कॉस्ट इफेक्टिवली, ठीक है। पर्पस भी इसका दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, और लास्ट में आपका समरी टेबल है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि एक्सप्लेन द एड्रेसिंग मोड, यानी एड्रेसिंग मोड क्या होता है। साथ ही साथ हमें एक्सप्लेन ये भी करना है जो भी आपके डिफरेंट एड्रेसिंग मोड होते हैं, जैसे इमीडिएट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, रजिस्टर, रजिस्टर इनडायरेक्ट, इंडेक्स्ड, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड्स विद एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेसिंग दिया हुआ है, कह रहा है कि एड्रेसिंग मोड इज अ टेक्निक यूज्ड बाय एन इंस्ट्रक्शन टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ ऑपरेंड और डेटा, यानी एड्रेसिंग मोड एक प्रकार का टेक्निक होता है जो यूज होता है इंस्ट्रक्शन के द्वारा, जिससे कि स्पेसिफाई किया जा सके लोकेशन, जो भी आपका ऑपरेंड और डेटा का लोकेशन होता है उसको, ठीक है। एंड इट टेल्स द सीपीयू वेयर द एक्चुअल डेटा इज लोकेटेड, यानी ये बताता है सीपीयू को कि एक्चुअल डेटा कहाँ लोकेटेड है, ठीक है। यहाँ पे नीड दिया गया, इसकी जरूरत क्या है, तो डिफरेंट एड्रेसिंग मोड प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी एंड मेक द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट मोर इफिशिएंट, यानी अलग जो आपके एड्रेसिंग मोड्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी और जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको काफी ज्यादा इफिशिएंट बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक जनरल फॉर्मेट दिया गया है, जैसे इंस्ट्रक्शन होगा, एड्रेस फील्ड होगा, इफेक्टिव एड्रेस होगा और ऑपरेंड होंगे, ठीक है। यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, कह रहा है कि इफेक्टिव एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ द एक्चुअल ऑपरेंड, यानी जो इफेक्टिव एड्रेस होता है वो एक्चुअल ऑपरेंड का क्या होता है, एड्रेस होता है, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे एक छोटा सा समरी टेबल दिया गया है, जैसे इमीडिएट क्या है, डायरेक्ट क्या है, साथ ही साथ इनडायरेक्ट, रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड इनडायरेक्ट, इंडेक्स्ड, रिलेटिव, ये सारी चीजें। टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड की बात करें तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। ये आपका जो होता है तो ऑपरेंड इज द पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, यानी जो ऑपरेंड होते हैं वो इंस्ट्रक्शन के खुद ब खुद पार्ट होते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे एड्रेस कैलकुलेशन का दिया गया, ऑपरेंड इक्वल टू ए, यानी नो मेमोरी एक्सेस टाइम। डायग्राम इसका दिया गया, इसका एग्जांपल और इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ठीक है। इसी तरीके से डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ये आपका एड्रेस फील्ड होता है इंस्ट्रक्शन का जो कंटेंट करता है एड्रेस ऑफ ऑपरेंड को, और यहाँ पे इसके सारे फॉर्मेशन और एग्जांपल्स दिए गए हैं। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ये आपका एड्रेस फील्ड होता है जो कंटेंट करता है एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन को, जो आपका जिसके पास आपके ऑपरेंड होते हैं, ठीक है, और इसका भी पूरा एक्सप्लेनेशन आपके सामने मेंशन किया गया है। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड की बात करें तो ये आपका ऑपरेंड होता है और द ऑपरेंड इज इन द सीपीयू रजिस्टर, यानी ऑपरेंड जो है वो सीपीयू रजिस्टर के अंदर रहता है और इसके भी सारे फॉर्मेशन दिए गए हैं। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की बात करें तो ये आपका रजिस्टर है जो कंटेंट करता है एड्रेस को ऑपरेंड के। इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड की बात करें तो ये आपका इफेक्टिव एड्रेस होता है जो ऑब्टेंड होता है बाय द एड्रेसिंग द कंटेंट ऑफ इंडेक्स रजिस्टर टू द एड्रेस फील्ड। एंड रिलेटिव एड्रेसिंग मोड जो है वो आपका इफेक्टिव एड्रेस होता है जो ऑब्टेंड होता है बाय एडिंग द कंटेंट ऑफ प्रोग्राम काउंटर टू द एड्रेस फील्ड, ठीक है, और इसके सारे फॉर्मेशन दिए गए हैं और कुछ मेमोरी एक्सेस कंपैरिजन दिए गए हैं जिसको आपको देख लेना है, ठीक है। तो इतना आप लिखेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लिखते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है एक्सप्लेन इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, यानी इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एंड डिस्कस द प्रोग्राम इनपुट आउटपुट, इंटरप्ट ड्राइवन इनपुट आउटपुट, डीएमए यानी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, एंड कंपेयर देम। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम। कह रहा है कि इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन द सीपीयू, मेन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस, यानी जो आपका इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन होता है वो डील करता है जो भी आपका डेटा ट्रांसफर होता है जो सीपीयू, मेन मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में होता है उनके साथ डील करता है, ठीक है। एंड देयर आर 3 मेन मेथड ऑफ डेटा ट्रांसफर, यानी डेटा ट्रांसफर के 3 मेन मेथड है। पहला मेथड आपका है प्रोग्राम इनपुट आउटपुट, दूसरा आपका इंटरप्ट ड्राइवन, तीसरा आपका है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है। अब आपका प्रोग्राम इनपुट आउटपुट क्या है जिसे हम लोग पोलिंग भी कहते हैं, तो इन दिस मेथड द सीपीयू ट्रांसफर द डेटा बाय एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम, यानी जो सीपीयू है वो ट्रांसफर करता है डेटा को प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके, ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि द सीपीयू रिपीटेडली चेक द स्टेटस ऑफ द इनपुट आउटपुट डिवाइस, यानी जो सीपीयू है वो बार बार क्या करता है, स्टेटस को चेक करता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के, ठीक है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि व्हेन द डिवाइस इज रेडी, यानी जब आपका डिवाइस रेडी हो जाता है
सीपीयू ट्रांसफर द डेटा बिटवीन डिवाइस एंड मेमोरी, तो सीपीयू जो है वो डेटा को ट्रांसफर करता है डिवाइस और मेमोरी के बीच में, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द होल प्रोसेस, यानी इन सारे प्रोसेस के दौरान जो सीपीयू होता है वो काफी बिजी और वेटिंग स्टेट में होता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए, ये आपका सिंपल टू इम्प्लीमेंट, यानी इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा आसान होता है। लो हार्डवेयर कॉस्ट, यानी हार्डवेयर का कॉस्ट लो होता है। सीपीयू यूटिलाइजेशन पुअर होता है, एंड ये सुटेबल होता है फॉर द स्मॉल डेटा ट्रांसफर, ठीक है। और एक डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है जिसको आपको लिखना है। इंटरप्ट ड्राइवन इनपुट आउटपुट की बात करें तो इसके अंदर कह रहा है कि इन दिस मेथड सीपीयू सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड कंटिन्यूअस अदर वर्क, यानी जो आपका इस मेथड के अंदर जो सीपीयू है वो सेंड करता है रिक्वेस्ट को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, और ये कंटिन्यूअसली वर्क करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि व्हेन द डिवाइस इज रेडी, यानी जब आपका डिवाइस रेडी हो जाता है तो इट सेंड्स एन इंटरप्ट सिग्नल टू सीपीयू, तो ये आपका इंटरप्ट सिग्नल सेंड करता है सीपीयू को, ठीक है। एंड सीपीयू सेव इट्स करंट स्टेट, एग्जीक्यूट द इनपुट आउटपुट सर्विस रूटीन, यानी ये जो आपका ट्रांसफर डेटा एंड देन रिटर्न टू द मेन प्रोग्राम, यानी जो सीपीयू है वो सेव करता है करंट स्टेट को और एग्जीक्यूट करता है इनपुट आउटपुट सर्विस के जो आपके रूटीन होते हैं उनको, और वो ट्रांसफर करता है डेटा को और देन रिटर्न करता है उसके मेन प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि बेटर सीपीयू यूटिलाइजेशन देन प्रोग्राम इनपुट आउटपुट, एंड दूसरा पॉइंट है कि सुटेबल फॉर द मॉडरेट डेटा ट्रांसफर, यानी मॉडरेट डेटा ट्रांसफर के लिए सुटेबल होता है। एंड सम ओवरहेड ड्यू टू द इंटरप्ट प्रोसेसिंग, ठीक है। और इसका भी डायग्राम आपके सामने मेंशन है, आप इसको बनाइएगा। डीएमए की बात करें तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है ये, तो ये आपका इस मेथड के अंदर जो डेटा ट्रांसफर होता है दैट टेक्स प्लेस डायरेक्टली बिटवीन इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड द मेमोरी, बिना किसी इन्वॉल्विंग ऑफ सीपीयू के, ठीक है ना, यानी बिना सीपीयू का इन्वॉल्वमेंट की यहाँ पे चीजें हो जाती हैं, ठीक है ना। एंड डीएमए कंट्रोलर इज यूज टू कंट्रोल द ट्रांसफर, यानी जो डीएमए कंट्रोलर है उसका यूज कंट्रोल करने के लिए किया जाता है ट्रांसफर को, ठीक है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि सीपीयू ओनली इनिशियलाइज द डीएमए, यानी सीपीयू जो है वो केवल इनिशियलाइज करता है डीएमए को, एंड देन कंटिन्यूअस ये आपका वर्क करता है। एंड आफ्टर द ट्रांसफर इज कंप्लीट, यानी कि अगर ट्रांसफर कंप्लीट हो गया तो डीएमए सेंड एंड इंटरप्ट टू द सीपीयू। यहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिए गए हैं, हाईएस्ट डेटा ट्रांसफर रेट इसका होता है, एंड वेरी एफिशिएंट सीपीयू यूटिलाइजेशन एंड सुटेबल फॉर द लार्ज डेटा ट्रांसफर एंड मोर हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटीज एंड कॉस्ट, ओके। यहाँ पे सारी चीजें दी गई हैं और इसके कुछ की पॉइंट्स भी आपके सामने मेंशन किए गए हैं, आपको लिखना है। अगर हम कंपैरिजन टेबल की बात करें तो कंपैरिजन टेबल भी दिया गया है यहाँ पे प्रोग्राम, और जो आपका इनपुट आउटपुट ड्राइवन है डीएमए है, इसके तीनों पॉइंट दिए गए हैं। डेटा ट्रांसफर है, सीपीयू इंटर इन्वॉल्वमेंट है, सीपीयू यूटिलाइजेशन स्पीड है, हार्डवेयर कॉस्ट क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बेस्ट सुटेबल किस चीज के लिए ये होगा, ये सारी चीजें दी गई हैं और इसके एप्लीकेशंस भी दिए गए हैं, ठीक है। क्लियर है ना। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है explain pipelining and discuss the instruction pipeline stages, advantages, disadvantages, hazards जिसके अंदर data structure and control and the method to overcome hazards, यानी पाइपलाइनिंग क्या है और जो भी आपके हजार्ड्स हैं क्या और किस तरीके से हजार्ड्स को ओवरकम किया जाता है वो बताना है, ठीक है। तो पहले हम पाइपलाइनिंग को देख लेते हैं। तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि पाइपलाइनिंग, A pipelining is a technique used in CPU to increase the instruction throughput, यानी जो आपका पाइपलाइनिंग है वो एक प्रकार का टेक्निक होता है जिसका यूज किया जाता है सीपीयू को जिससे कि वो इंक्रीज करता है जो भी आपका इंस्ट्रक्शन थ्रूपुट होता है उसको। एंड इन पाइपलाइनिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इज डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ सब टास्क, यानी पाइपलाइनिंग के अंदर जो आपका एग्जीक्यूशन होता है किसी इंस्ट्रक्शन का वो डिवाइड होता है किसमें, नंबर ऑफ सब टास्क में, ठीक है। एंड डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शन आर ओवरलैप्ड सो दैट मल्टीपल इंस्ट्रक्शन आर प्रोसेस साइमल्टेनियसली, यानी अलग अलग स्टेजेस अलग अलग इंस्ट्रक्शन के ओवरलैप होते हैं, यही कारण है कि जो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो प्रोसीड होते हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है। एंड इट इम्प्रूव द सीपीयू यूटिलाइजेशन एंड इंक्रीज स्पीड, यानी ये सीपीयू यूटिलाइजेशन को इंप्रूव करता है और ये इंक्रीज करता है स्पीड को, ठीक है। अगर हम इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि एन इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन स्प्लिट द इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन इनटू अ सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस, यानी इसके अंदर जो आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस में ये कन्वर्ट करता है। एंड वंस द पाइपलाइन इज फुल, यानी अगर एक बार पाइपलाइन फुल हो गया तो वन इंस्ट्रक्शन कंप्लीट इन एवरी क्लॉक साइकिल, यानी वन इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा हर एक क्लॉक साइकिल में, ठीक है। और इसका पूरा डायग्राम दिया गया, पूरा डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। पाइपलाइन स्ट्रक्चर अगर हम स्टेजेस की बात करें तो पहला आपका इंस्ट्रक्शन फेज आता है जो इंस्ट्रक्ट करता है, दूसरा आपका आता है इंस्ट्रक्शन डिकोड जो डिकोड करता है चीजों को, एग्जीक्यूट जो एग्जीक्यूट करता है, मेमोरी एक्सेस जहां से चीजें स्टोर होती हैं, और राइट बैक जहां से चीजें लिखी जाती हैं। तो ये सारे डायग्राम आपको बनाने हैं। पाइपलाइन टाइमिंग डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस डायग्राम को बनाइएगा, ठीक है। एडवांटेज दिए गए हैं तो ये इंक्रीज करता है थ्रूपुट को, ये बेहतर होता है सीपीयू यूटिलाइजेशन के लिए। हाई परफॉर्मेंस विदाउट इंक्रीजिंग द क्लॉक साइकिल स्पीड, यानी बिना क्लॉक साइकिल के
इंक्रीज के ये परफॉर्मेंस को क्या करता है, इसका हाई परफॉर्मेंस होता है और ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है टू इम्प्रूव द स्पीड। ओके, इसके डिसएडवांटेजेस भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका पाइपलाइन हजार्ड दिया गया है, कह रहा है कि हजार्ड इज द कंडीशन दैट प्रिवेंट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन द पाइपलाइन फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग ड्यूरिंग दिट्स डिजाइन क्लॉक साइकिल। यानी ये हजार्ड जो है वो एक प्रकार का कंडीशन होता है जो प्रिवेंट करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पाइपलाइन के फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग ड्यूरिंग दिट्स डिजाइन क्लॉक साइकिल। एंड इसके पास तीन टाइप के हजार्ड्स होते हैं, डेटा हजार्ड, स्ट्रक्चरल हजार्ड एंड कंट्रोल हजार्ड। ठीक है, यहाँ पे हजार्ड्स के डिटेल में कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, आप यहाँ पे देखिएगा, सारी चीजें आपको लिखनी है। आप कैसे हम उसको कम कर सकते हैं, फॉर डेटा हजार्ड यूज फॉरवर्डिंग यानी बाईपास का हम यूज कर सकते हैं, इंसर्ट स्टॉल का यूज कर सकते हैं, कंपाइल शेड्यूलिंग का यूज करते हैं। और अगर हम स्ट्रक्चरल हजार्ड की बात करें तो प्रोवाइड करेंगे सेपरेट हार्डवेयर को फॉर कॉन्फ्लिक्टिंग द रिसोर्सेज एंड यूज करेंगे पाइपलाइन इंटरलिविंग को। अगर हम कंट्रोल हजार्ड की बात करें तो ब्रांच करेंगे प्रेडिक्शन को, ब्रांच करेंगे डिले स्लॉट को, एंड जो आपका स्पेकुलेटिव एग्जीक्यूशन करेंगे और पाइपलाइन जो है हमारा फ्लशिंग करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने कह रहा है एक्सप्लेन द कैचे मेमोरी, यानी कैचे मेमोरी क्या है, एंड डिस्कस द कैचे मेमोरी मैपिंग टेक्निक, यानी कैचे मेमोरी टेक्निक को डिस्कस करना जिसके अंदर डायरेक्ट एसोसिएटिव एंड सेट एसोसिएटिव, और एक्सप्लेन करना है कैचे हिट, कैचे मिस एंड हिट रेशियो को। ठीक है, तो कैचे मेमोरी क्या होता है, तो यहाँ पे सारे पॉइंट आपके सामने मेंशन किए गए हैं। कह रहा है कि कैचे मेमोरी इज अ स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी प्लेस्ड बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी, यानी जो आपका कैचे मेमोरी है वो काफी स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी होता है जो प्लेस्ड होता है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में। एंड इट स्टोर कॉपीज ऑफ फ्रिक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन एंड डेटा टू बी रिड्यूस एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम, यानी ये स्टोर करता है जो भी आपके फ्रिक्वेंट जो आपके यूज होते हैं इंस्ट्रक्शन उनके जो कॉपीज होती हैं, और ये रिड्यूस करता है जो भी आपका एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम होता है उसको। ठीक है, एंड कैचे इज फास्टर बट स्मॉलर एंड कॉस्टलियर, यानी जो आपका कैचे होता है वो काफी फास्ट होता है लेकिन वो छोटा होता है और साथ ही साथ काफी कॉस्टली होता है, जबकि मेन मेमोरी क्या होता है, लार्ज होता है लेकिन स्लो होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे कैचे मेमोरी की हायरार्की दी गई है, जैसे सीपीयू रजिस्टर है, कैचे मेमोरी है, मेन मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, और सारी चीजें दी गई हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग। ओके, कैचे मेमोरी ऑपरेशन की बात करें तो सीपीयू फर्स्ट सर्च द रिक्वायर्ड डेटा इंस्ट्रक्शन इन कैचे, यानी जो सीपीयू है सबसे पहले आपका जो है वो उसको क्या करता है, सर्च करता है कि कौन सी चीज की जरूरत है। अगर आपका फाउंड हो गया, मिल गया तो कैच हिट करेगा, अगर नहीं मिला तो कैच मिस करेगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपके सामने दिए गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे ब्लॉक क्या है, तो ये आपका यूनिट ऑफ डेटा ट्रांसफर है बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द कैचे। कैचे लाइन की बात करें तो ये आपका वन ब्लॉक है डेटा का जो स्टोर है कैचे के अंदर। टैग की बात करें तो ये आपका हायर ऑर्डर बिट है ऑफ द मेन मेमोरी एड्रेस। इंडेक्स की बात करें तो ये यूज होता है आइडेंटिफाइंग करने के लिए कैच के लाइन को। ऑफसेट की बात करें तो ये यूज होता है आइडेंटिफाइंग करने के लिए वर्ड को विद इन द ब्लॉक। ओके, कैचे मैपिंग टेक्निक की बात करें तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फुली एसोसिएटिव मैपिंग आता है। तो ये दोनों एग्जांपल और दोनों डायग्राम आपको अच्छी तरीके से लिखने हैं। सेट एसोसिएटिव जो मैपिंग है वो भी दिया गया है। सारे डायग्राम आपको अच्छी तरीके से बनाने हैं, प्रॉपर इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दिए गए हैं। वीडियो क्वालिटी को इंक्रीज कर लेना है। ठीक है, कैचे हिट एंड मिस रेशियो की बात करें तो हिट एंड मिस रेशियो आपके सामने दिया गया है। हिट रेशियो इक्वल टू एच अपॉन एच प्लस एम, और परसेंटेज की बात करें तो एच अपॉन एच प्लस एम इंटू 100 हो जाएगा। मिस रेशियो आपका एम अपॉन एच प्लस एम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नोट दिया गया है। अगर हम कैचे परफॉर्मेंस की बात करें तो एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम जो है वो आपका हिट टाइम प्लस मिस रेशियो मिस रेट इंटू मिस पेनाल्टी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, और इसके सारे पॉइंट दिए गए हैं, एग्जाम्पल मेंशन किया गया, समरी दिया गया। अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो कंपैरिजन में है डायरेक्ट जो आपका मैपिंग है उनके बीच में फुली एसोसिएटिव और सेट एसोसिएटिव जो है उनके सारे फॉर्मेशंस दिए गए हैं, और लास्ट में आपका ब्लॉक डायग्राम है। तो ये चीजें हैं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक्सप्लेन द मल्टी प्रोसेसर एंड पैरेलल प्रोसेसिंग, यानी मल्टी प्रोसेसर क्या होता है और पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होता है, और डिस्कस करना है फ्लांस क्लासिफिकेशन को जिसके अंदर SISD SIMD MISD MIMD विद द नेट डायग्राम एंड एप्लीकेशन। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम जो है वो यूज करता है दो या दो से अधिक प्रोसेसर को एक सिंगल जो आपका सिंगल कंप्यूटर सिस्टम है जो इंप्रूव करता है परफॉर्मेंस को और रिलेबिलिटी को। ठीक है, उसके अंदर ये यूज होता है। एंड पैरेलल प्रोसेसिंग इज द साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल टास्क टू सॉल्व प्रॉब्लम फास्टर। ओके, यानी जो आपका पैरेलल प्रोसेसिंग है वो जो टास्क है उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करता है जिससे कि जो भी प्रॉब्लम है वो काफी जल्दी सॉल्व हो पाता है। एंड फ्लांस क्लासिफिकेशन इन 1966 क्लासिफाई द कंप्यूटर आर्किटेक्चर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड डेटा स्ट्रीम, यानी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम और डेटा स्ट्रीम के बेस्ड पे इसको डिवाइड किया गया था फ्लांस क्लासिफिकेशन के द्वारा, जो कि 1966 में आया।
और फ्लांस क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो इसके अंदर कह रहा है कि फ्लांस क्लासिफिकेशन कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिवाइडेड इनटू 4 मेजर कैटेगरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल इज सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, अ सिंगल डेटा स्ट्रीम, सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, मल्टीपल डेटा स्ट्रीम, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल डेटा स्ट्रीम एंड मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, मल्टीपल डेटा स्ट्रीम। ठीक है। फ्लांस टैक्सोनॉमी यहाँ पे दिया गया है, इसका डायग्राम दिया गया है, जैसे SISD का डायग्राम दिया गया है, SIMD का डायग्राम दिया गया है, MISD का दिया गया है, MIMD का दिया गया है, और इसके डिस्क्रिप्शन एग्जांपल सारी चीजें आपके सामने मेंशन की गई हैं। ठीक है। कंपैरिजन टेबल दिया गया है, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम का कंपैरिजन, डेटा स्ट्रीम का एग्जांपल, ये सारी चीजें मेंशन की गई हैं। ओके। नाउ अगला हमारा है मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर का। आर्किटेक्चर भी दिया गया, जैसे कि शेयर्ड मेमोरी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी क्या है, और क्विक पॉइंट दिए गए हैं, और एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होगा वो सारी चीजें दी गई हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज दिया गया है। तो इस तरीके से फाइनली हम लोगों ने क्या किया, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर के जो टॉप क्वेश्चंस थे उनको कंप्लीट कर लिया, और अच्छा खासा रिस्पॉन्स आपका रहा। तो जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।